अब हमारे पास में आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हम इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जहां से हमारे पास में सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में आता है कि इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिक एज होती है, जबकि पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। एक इंडिविजुअल या तो मेल होता है या फीमेल होता है, जबकि पॉपुलेशन के अंदर में हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल की या तो बर्थ होती है या डेथ होती है, जबकि पॉपुलेशन में बर्थ रेट या डेथ रेट की बात हम करते हैं। अभी जो बर्थ रेट डेथ रेट है ये हम देख लेते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर आपके पास में लोटस पॉन्ड का एग्जांपल है जहां इनिशियल पॉपुलेशन 20 प्लांट्स की थी, नए ऑफस्प्रिंग यहाँ पे 8 प्लांट ऐड हुए हैं, तो आप किस तरीके से निकालोगे? क्या आप 8 को 28 से डिवाइड करोगे? जी नहीं, आप जो न्यू प्लांट्स की हमारे पास में आए हैं इसको आप ओरिजिनल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे। तो आप 8 को 20 से डिवाइड करोगे तो 0.4 आ जाएगा, ये आपकी बर्थ रेट हो जाएगी। सिमिलरली डेथ रेट को भी हम ऐसे ही देखते हैं। 40 फ्रूट फ्लाइज अगर ऐड हुई है इस जार के अंदर में, 40 फ्रूट फ्लाइज पहले से थी, 4 नई फ्रूट फ्लाइज इसके अंदर में ऐड हुई है, तो डिलीट हुई है, तो यहाँ पे आपका डेथ रेट क्या होगा? यहाँ पे डेथ रेट के लिए आप 4 को डिवाइड कर दोगे 40 से, तो 0.1 आपका डेथ रेट हो जाएगा। तो आप इनिशियल पॉपुलेशन से ही डिवाइड करोगे बर्थ एंड डेथ रेट दोनों के केस के अंदर में। अपने पास में 3 टर्म है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो पॉपुलेशन के अंदर हम जितने भी लोग हैं उनको इन 3 के अंदर में डिवाइड करते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव जो यंग पॉपुलेशन होगी, रिप्रोडक्टिव जो करंटली ब्रीडिंग सीजन में है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में बूढ़े लोग आ जाएंगे जो नॉन ब्रीडिंग सीजन के अंदर में हमारे पास में होते हैं। अब इस बेसिस पे हमने 3 तरीके के एज पिरामिड बनाए हैं। सबसे पहला होता है एक्सपेंडिंग वाला होता है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव का आप देखोगे सबसे ज्यादा अमाउंट है हमारे पास में, देन आता है अपने पास रिप्रोडक्टिव, एंड लास्ट में आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब बूढ़े लोगों का पॉपुलेशन कम है यहाँ पे हमारे पास में, रिप्रोडक्टिव वाले के अंदर में हमारे पास में ज्यादा होता है। तो ऐसी पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है जो कि इंडिया की है। दूसरा हमारे पास में स्टेबल पॉपुलेशन होती है। हमारे पास में स्टेबल पॉपुलेशन में कैसा है, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट सेम है हमारे पास में, ये स्टेबल पॉपुलेशन हो गई। डिक्लाइनिंग के अंदर आप देखोगे तो एपेक्स हमारे पास में एंड जो बेस है दोनों ऑलमोस्ट हमारे पास में सेम होते हैं, एंड जो रिप्रोडक्टिव है वो भी मॉडरेट अमाउंट के अंदर में ही है हमारे पास में। तो ये पॉपुलेशन कैसी है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है। जब बूढ़े लोगों का नंबर हमारे पास में ज्यादा होता है पीवी प्रोडक्ट को देखा जाए तो हमारे पास में जो फ्यूचर में इनका जाके कंट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये जो है ये भी तो नॉन ब्रीडिंग सीजन के अंदर में जाएंगे ना, तो सडनली आपकी जो पॉपुलेशन है सारी बूढ़े लोगों की ज्यादा हो जाएगी। बर्थ रेट यहाँ पे कम है हमारे पास में, है ना। तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है जो जापान वगैरह की हो गई हमारे पास में। अब पॉपुलेशन की साइज अगर हम देखते हैं तो वो उस हैबिटेट का स्टेटस हमें बताती है ना। पॉपुलेशन की जो साइज है वो किस कैसी हो सकती है नेचर के अंदर में, 10 इंडिविजुअल से भी कम हो सकती है। जैसे कि भरतपुर के जो साइबेरियन क्रेन्स उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखते हैं वहां पे, तो एंड मिलियंस तक भी हो सकती है, बहुत हाई डेंसिटी भी हो सकती है कि क्लामाइडोमोनास एल्गी की हम पॉपुलेशन देखते हैं एक पॉन्ड के अंदर में। तो सिमिलरली आप नंबर एंड बायोमास के बेसिस पे अगर तुम देखते हो, तुम बोलो कि अगर 200 आपके पास में पार्थीनियम है ना, ये पार्थीनियम ग्रास है आपके पास में, पार्थीनियम प्लांट का नंबर आपको बोला कि 200 है एंड बैम्बू प्लांट एक ही, तो तुम बोलोगे कि इसका पॉपुलेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। बट इस केस में आप क्या लोगे, आप देखोगे कि बैम्बू प्लांट का रोल क्या है उस इकोसिस्टम के अंदर में, हमारे पास में कितना बायोमास ये बना रहा है, पार्थीनियम तो इतना बायोमास नहीं बना पाएगा। तो इस केस में आपको बायोमास को लेना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास में क्या होती है, डेंसिटीज की हम बात करते हैं तो हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी होती है एक, तो है ना। जब हम एब्सोल्यूट काउंट्स होते हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं। आपने कोई जाल डाला और आप मछलियां पकड़ रहे हो, है ना, तो आप फिश पर ट्रैप को ही आप काउंट करोगे, एक एक मछली को बैठ के काउंट नहीं करने वाले हो। तो एक ट्रैप में एक बार में कितनी मछलियां आती हैं उस बेसिस पे आप टोटल डेंसिटी जो टोटल लेक की डेंसिटी जो है वो आप काउंट कर सकते हो कि लेक में टोटल कितनी मछलियां हमारे पास में होगी। इनडायरेक्ट मेजरमेंट को हम किस केस के अंदर में यूज करते हैं, जैसे कि टाइगर सेंसस हो गया। आप जा के जंगल के अंदर घूम के एक एक टाइगर को तो काउंट करोगे नहीं, आप टाइगर के या तो पग मार्क्स देखते हो या फीकल पैलेट्स देखते हो, जिस बेसिस पे टाइगर की पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया जाता है। ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर में अपना क्वेश्चन आ चुका है। ये सारी चीज आपके पैराग्राफ के फॉर्म में जो मैंने साइड में ये स्लाइड्स लगा के आपको बता दी है। अब हमारे पास में आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। जो डेंसिटी है पॉपुलेशन गिवन हैबिटेट में ड्यूरिंग गिवन पीरियड फ्लक्चुएट होती है, 4 बेसिक प्रोसेस की वजह से फ्लक्चुएट होती है। वो 4 बेसिक प्रोसेस हमारे पास में क्या होते हैं, नेटेलिटी मतलब बर्थ होना, मोर्टेलिटी मतलब मरना, इमिग्रेशन मतलब नए इंडिविजुअल्स का बाहर से माइग्रेट होके अंदर आना, एमिग्रेशन का मतलब माइग्रेट होके बाहर जाना। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन की वजह से, एंड घटेगी एमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी की वजह से। लोग मर रहे हैं, देश छोड़ के चले जा रहे हैं, उससे पॉपुलेशन की डेंसिटी घटेगी, एंड दूसरे देश से लोग आए हैं एंड नए
बच्चों का जन्म हो रहा है तो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है हमारे पास में बढ़ती है। इस बेसिस पे आपका ये वाला फॉर्मूला है एन टी प्लस वन इक्वल टू एन टी प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको 2025 के अंदर में यहाँ पे ये सवाल दे दिया। सबसे पहला सवाल आपको ये इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपसे इस पे एक तो मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में पूछा कि मोनार्क बटरफ्लाई कौन सा केमिकल जो होता है, मोनार्क बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होती है, उसकी बॉडी में केमिकल प्रेजेंट होता है, ये कैसे ऑक्यूपाई करती है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैटरपिलर फीड के अंदर में कुछ ऐसे सीड्स के ऊपर फीड करती है जहां से वह केमिकल अक्वायर कर लेती है। अब आपको ये जो था, आपको t प्लस वन टाइम पे आपको गिवन है कि डेंसिटी कितनी है 800 है, तो t प्लस वन के ऊपर आप ये रख दो 800, आप वैल्यू पुट कर दो। 800 आपने पुट करा, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम। 800 इक्वल्स टू एन टी आपको निकालना है। आपको बर्थ प्लस इमिग्रेशन, बर्थ क्या होता है नेटैलिटी, तो नेटैलिटी आपको गिवन है 200 प्लस इमिग्रेशन आपको कितना गिवन है यहाँ पे देखो, इमिग्रेशन भी आपको गिवन है 200 माइनस डेथ मोर्टेलिटी 150 प्लस एमिग्रेशन जो लोग बाहर गए 100। ठीक है, अब इस बेसिस पे आप निकाल लो एन टी कितना आ जाएगा आपके पास में, एन टी ये तो प्लस आएगा, प्लस एन टी इक्वल्स टू 800 में से आप माइनस कर दो, ये कितना हुआ टोटल 400, 400 में से आपने माइनस कर दिए 250, कितना बच गया तुम्हारे पास में 150 बच गया। 150 आपने माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये 650 आपके पास में आ जाएगा, है ना। तो 650 आपकी एनटी हो गई। यही आपको 2025 में सवाल दिया निकालने के लिए, बहुत आसान सा सवाल है ना, बहुत इजी है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। अब आपको पूछा व्हाट इज द डिफरेंस इन मेथड ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इन एन एरिया। अगर 200 कैरेट ग्रास प्लांट को आप एक ह्यूज मैनियम ट्री से आप कंट्रास्ट कर रहे हो, तो जो मैंने वहां पे लगाया कि आप उसकी बायोमास की बेसिस पे आप उनको क्या करोगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करते हो। दो मेथड बताओ जिससे आप टाइगर के सेंसस को, पॉपुलेशन को, डेंसिटी को मेजर कर सकते, एक तो पग मार्क से, एक उनके फीकल पैलेट के बेसिस पे, है ना। तो इसलिए जो बताया वो इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रही हूँ। अब अपना ये जो एज पिरामिड था इसके बेसिस पे आपको सवाल दे दिया। आजकल एज पिरामिड के बेसिस पे सवाल देता है, जापान वपान कुछ भी कंट्री के पिरामिड बना के दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, है ना। स्वीडन का पिरामिड दिया है आपको, रवांडा का पिरामिड दिया है आपको, आपको पूछा ये कौन सा पिरामिड है, तो आप बता सकते हो ना ये वाला कौन सा पिरामिड है हमारे पास में, ये स्टेबल वाला पिरामिड है अपने पास में। ठीक है, ये जो दूसरा वाला पिरामिड है ये कैसा पिरामिड है हमारे पास में, एक्सपेंडिंग वाला पिरामिड है। what can be inferred from the very broad base of Rwanda's age pyramid, आप क्या बता सकते हो कि प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे पास में। स्वीडन हैज एज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अप्रोक्सीमेटली सेम है, सेम वेट का है बेस पे एंड एपेक्स पे, बेस पे एंड एपेक्स पे सेम है, दैट मीन्स हमारे पास में डेथ रेट बर्थ रेट दोनों इक्वल है, बूढ़े लोगों का नंबर, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर हमारे पास में ज्यादा है यहाँ पर पे, है ना। तो ये वाला कैसा है हमारे पास में, एक स्टेबल पिरामिड के अंदर में आ जाएगा। नेम द टाइप ऑफ एज पिरामिड शोन इन रोंडा, तो रोंडा के अंदर में एक्सपेंडिंग है, स्वीडन के अंदर में हमारे पास में स्टेबल एज पिरामिड होता है। तो ये आपका सवाल था। अब आपको दे दिया सैंपल पेपर के अंदर, इस साल के सैंपल पेपर में भी दोबारा ये सवाल दिया गया है, मेंशन किया है। जापान के लिए आपने 1950, 2007 और 2050 का जापान की आप एज पिरामिड को आपने कंट्रास्ट करके देखा, है ना। तो इन्होंने देखा कि ग्रोथ स्टेटस क्या था, सबसे पहला एक्सपेंडिंग पिरामिड था, दूसरा वाला आपका स्टेबल पिरामिड आ गया, एंड लास्ट वाला आपका कैसा आ गया, डिक्लाइनिंग पिरामिड यहाँ पे आ चुका है। तो ये आपसे पूछा कि बता दो कि ग्रोथ स्टेटस क्या है ना। अब जापान डिक्लाइनिंग में आ गया है, बीच में स्टेबल में था, उससे पहले एक्सपेंडिंग के अंदर में था। तो ये आपसे सवाल पूछा, इस तरीके के आपसे सवाल पूछता है इसके अंदर में से। अब ग्रोथ मॉडल में से भी सवाल पूछता है, तो अपने पास दो तरीके की, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब आती है अपने पास में, पॉपुलेशन डेंसिटी को आपने टाइम के साथ में प्लॉट करना। जब फूड रिसोर्सेज हो गया, स्पेस हो गया, सब कुछ अनलिमिटेड है, तो पॉपुलेशन ग्रो करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, भाई आर्थ पे जगह की कोई कमी नहीं है, तो पॉपुलेशन ग्रो करती रहेगी, क्यों रुकेगी। फॉर्मूला आ गया dn बाई dt इक्वल्स टू आर, एंड आर क्या होता है, आर इज बर्थ माइनस डेथ, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। आर को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इम्पैक्ट बताता है बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर के पॉपुलेशन ग्रोथ पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ नेचुरल इंक्रीज बताता है क्या इम्पैक्ट होंगे बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर की पॉपुलेशन ग्रोथ पे। दूसरा है आपका जो रियल वर्ल्ड के अंदर में होता है, वो क्या होता है, आपके पास में स्पेस भी लिमिटेड है, खाना भी लिमिटेड है, कैरिंग कैपेसिटी, एक बकेट में जितना पानी आता है उतने तो पानी भर पाओगे, सेम आपका इकोसिस्टम है, जितनी पॉपुलेशन को सर्वाइव कर पाता है उतनी को करेगा, एक टाइम बाद में क्या हो जाएगा, वो एक स्टेग्नेशन पे आ जाता है। dn by dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाय के एन,
बाय के, यहाँ पे के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, कि भाई इतने लोगों को ही जो इकोसिस्टम है वो सर्वाइव कर सकता है हमारा, उसको कैरी कर सकता है। अभी डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन को लॉग की फॉर्म में लिखा, तो एन टी इक्वल टू एन जीरो ई आर टी वाला अपना फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। इस पे बहुत सारे सवाल हैं। क्या सवाल है, एक तो पूछा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एप्लीकेशन फॉर पॉपुलेशन, जो कि रिसोर्स लिमिटिंग नहीं है, रिसोर्स लिमिटिंग नहीं है तो जे शेप्ड कर्व होता है अपने पास में, रिसोर्सेज लिमिटिंग होती है तो एस शेप्ड कर्व होता है। एस शेप्ड कर्व को हम वर्हर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, जो हमारे पास में अभी आगे यहाँ पे मेंशन है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्हर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। इसके पास में अपने पास में क्या है, एक तो लैग फेज होता है, ये अपने पास में इसके अंदर चार फेज है। चार फेज कौन सी है, लैग फेज है, लॉग फेज है, आपकी ये वाली कौन सी आ गई अपने पास में, डी एक्सेलरेशन फेज, एंड अपने पास में क्या आ गया लास्ट में, एसिम्प्टोट आ गया है। डी एक्सेलरेशन फेज की रिसोर्स स्लो होती है, ग्रोथ रिसोर्स टाइट हो गई, ग्रोथ स्लो हो गई। एसिम्प्टोट जहां पे डेंसिटी के को रीच कर जाती है, ये एसिम्प्टोट वाला इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपसे सवाल पूछ लेता है। एस शेप का और पोल लॉजिस्टिक ग्रोथ का, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, जो रियल वर्ल्ड के अंदर में होता है, ये आपसे सवाल पूछा। डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब एस शेप का पूछ रहा है, विद हेल्प ऑफ सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बना के आपको बताना है, बता सकते हो। उसकी इक्वेशन बताओ, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के, और के बता दो, के क्या है, आर क्या है, आर हो गया इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, वो बी माइनस डी के बराबर होता है। के बता दो, कैरिंग कैपेसिटी होती है अपने पास में। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, गिवन हैबिटेट इज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल बियॉन्ड विच नो फर्दर कैपेसिटी नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। तो ये जो अपने पास में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सर्वाइव कर सकता है, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी बता दो क्या होगा। ये आया था आपका सवाल 2025 में, 2024 में भी सेम इस पे से सवाल है, आपको एक ग्राफ बना के दे दिया, आपको बोला बताओ कर्व ए किसका है, कर्व बी कौन सा, तो आप बता दोगे। कर्व ए कौन सा है अपने पास में, जे शेप्ड कर्व है, ये एस शेप्ड कर्व है हमारे पास में। मेंशन व्हाट डज अ डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैरिंग कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताता है कि एक इकोसिस्टम मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल्स को अकोमोडेट कर सकता है, जिसके बाद में कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है हमारे पास में। तो ये इसका सिग्निफिकेंस आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब अपने पास में सेम 2025 में सवाल है अपने पास में, 25 के भी क्योंकि अलग अलग सेट होंगे ना बच्चे, तो अलग अलग सेट में अपने पास में सेम में से सवाल आता है हमारे पास में कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर में कौन सा पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगा, तो एस शेप्ड हो गया, वर्ल्स पर्ल हो गया, उसकी इक्वेशन बता दो आप। और नेम द ग्रोथ कर्व एंड डिपिक्ट अ ग्राफिकल प्लॉट फॉर दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, आपको ग्रोथ कर्व बना देना है, इक्वेशन बतानी है, ये सब कुछ पूछा है आपको बताने के लिए, ठीक है। 30 में अनलिमिटेड के लिए पूछा है, एक सेट के अंदर अनलिमिटेड वाला पूछा, तो आपको ये दोनों में से सवाल इस तरीके से बनते हैं, कभी अनलिमिटेड कभी लिमिटेड पूछ ले आपको। सेम यहाँ पे है, ड्रॉ ग्राफ फॉर पॉपुलेशन हुज पॉपुलेशन डेंसिटी हैज रीच्ड अ कैरिंग कैपेसिटी आउट ऑफ द टू पॉपुलेशन ग्रोथ का कौन सा रियलिस्टिक होता है, तो वर्हर्ट्ज-पोल वाला रियलिस्टिक होता है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर में आपके पास में स्पेस भी लिमिटेड है, खाना भी लिमिटेड है। ग्रोथ का बनाओ जहाँ पे लिमिटेड नहीं हो तो जे वाला बना दो, ठीक है। अब इसमें से कोई भी सवाल आए गलत करके नहीं आना है आपको। अब हमारे पास में आता है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो लाइफ में सिर्फ एक बार ही ब्रीड करते हैं, जैसे पैसिफिक सालमन फिश आ गया, बैम्बू हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार ब्रीड करते हैं, जैसे कि बर्ड्स आ गई, मोस्टली मैमल्स आ गए। क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करें तो ऑयस्टर्स बहुत सारे स्मॉल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। मैमल्स जो होते हैं बहुत कम नंबर के अंदर बट लार्ज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो आर वैल्यू जो होती है सबके अंदर में अलग अलग होती है हमारे पास में। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करें, कोई भी आइसोलेशन में तो रह नहीं सकता, आपस में इंटरेक्शन तो करेंगे ही। अब अगर उसमें फायदा हो रहा है तो हम प्लस साइन यूज करते हैं, नुकसान हो रहा है तो माइनस साइन, और जीरो साइन यूज करते हैं जब ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। म्यूचुअलिज्म की हम बात करते हैं तो दोनों को फायदा होता है, कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो दोनों को ही नुकसान होता है, लड़ो मरो आपस के अंदर में, झगड़ो। अभी जैसा ये जंग वाला चल रहा है, सबको नुकसान ही हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, ईरान वगैरह आपस के अंदर लड़ रहे हैं, ईरान अमेरिका इसराइल ये सब। प्रेडेशन में क्या हो रहा है, एक का फायदा हो रहा है एक का नुकसान हो रहा है हमारे पास में, प्रेडेटर का फायदा होगा हमारे पास में यहाँ पे। पैरासिटिज्म में पैरासाइट का फायदा होगा, होस्ट का हमारे पास में नुकसान होगा। कॉमेंसलिज्म में देखोगे तो एक का फायदा हो रहा है पर दूसरे का ना तो फायदा ना कोई नुकसान है ना, दानवीर आदमी है। अमेंसलिज्म में मेरा फायदा तो हो ना मेरा, चाहे भले नुकसान हो जाए यहाँ पे दूसरे का,
कोई भी दूसरे का तो कोई फायदा हो नहीं रहा, खुद का भी नुकसान कर लोगे, ऐसे इस तरीके से होता है। तो ये हो गया अपने पास में मेंसलिज्म। प्रेडेटर की मोस्टली अपन बात देखते तो आपको जंगल का राजा शेर याद आएगा, टाइगर याद आएगा और डियर याद आएगा आपको प्रेडेटर के नाम से। प्रेडेटर जो होते हैं बहुत जरूरी होते हैं, वो कंड्यूट होते हैं एनर्जी ट्रांसफर का, है ना, कि सन से हर्बीवोर्स में जाती है, हर्बीवोर्स को प्रेडेटर खाते हैं, तो क्या है, एनर्जी ट्रांसफर का कंड्यूट की तरह एक्ट कर रहा है। प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करके रखते हैं, अगर इसको आप हटा दोगे तो प्रे की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी हमारे पास में, तो उनकी पॉपुलेशन को चेक करके रखते हैं। डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं, है ना। प्रेडेशन क्या करता है, कंपटीशन भी तो कम कर देता है, नहीं तो आपस में लड़ झगड़ के मरते हैं ये लोग, तो इनकी कंपटीशन भी कम करता है, ज्यादा स्पीशीज को एग्जिस्ट कराता है सेम नीश के अंदर में। भाई एक कॉमन दुश्मन है तो आपस में मिलजुल के रहेंगे उससे बचने के लिए, यही होता है हमारे पास में। अब प्रेडेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्रिकली पियर कैक्टस जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ये रैपिडली बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया, इसने हैवॉक क्रिएट कर दिया। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो नेचुरल प्रेडेटर था ना, मॉथ था, उसको लेकर के आना पड़ा। तो उस मॉथ को लेकर के आना पड़ा जिसको नेचुरल प्रेडेटर था, ताकि वो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए हमारे पास में। तो इस तरीके से पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी हम देख सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के अंदर में, कि एक प्रेडेटर के पास में एबिलिटी है अपनी प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको काम में ले सकते हैं। ये प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1920 में, और इतना ज्यादा फैल गया कि इसको बाहर से, जहां से इसको लाए थे वहीं से ही इसके प्रेडेटर को लाना पड़ा था हमारे पास में। अब प्रेडेटर को हम काम में लेते हैं प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी। एक और एग्जांपल आया अमेरिका पैसिफिक कोस्ट के अंदर में, स्टारफिश पाइसिस्टर, जो कि इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है। जब सारी ये जो पाइसिस्टर थे, स्टारफिश थी, इसको यहाँ से जब एलिमिनेट कर दिया गया, तो इनको एलिमिनेट करने के एक साल के अंदर अंदर 10 से ज्यादा स्पीशीज जो थी इनवर्टिब्रेट की यहाँ पे, वो क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई। तो प्रेडेटर विलेन नहीं था बल्कि ग्लू था, जिन्होंने इन कम्युनिटीज को साथ में स्टिक करके रख रखा था, क्योंकि इसके एक्सटेंट होने से ये जिसको खाता होगा, वो वाली जो कॉलोनी थी वो ज्यादा डोमिनेट कर गई, बाकी कॉलोनी को उसने क्या कर दिया, वहां से इरेज कर दिया। तो विलन नहीं, एक तरीके से प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रख रहा है। बट अगर प्रेडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हुआ, ओवर एक्सप्लॉइट करेगा, जरूरत से ज्यादा खाएगा, तो उस केस में आपका प्रे जो होता है वो एक्सटेंट हो सकता है। और जब प्रे एक्सटेंट हो जाएगा तो प्रेडेटर भी एक्सटेंट हो जाएगा हमारे पास में, है ना। अब प्रेडेटर से बचने के लिए इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स जो होते हैं कमोफ्लेज्ड होते हैं, क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं, ताकि प्रेडेटर उनको पहचान नहीं पाए। मुनाक बटरफ्लाई बहुत टेस्टफुल है, उसकी प्रेडेटर बर्ड होती है, बर्ड उसको खाती है, तो ये इतना गंदा टेस्ट होता है इसका, क्योंकि इसकी बॉडी में केमिकल प्रेजेंट होता है। अभी केमिकल आता कहाँ से, कैटरपिलर स्टेज में ये पॉइजनस फीड को खाती है, उसकी मदद से ये केमिकल इसके अंदर में आ जाता है। तो वो बटर जो बर्ड इसको खाने आ रही है, बेचारी को स्वाद गंदा लगेगा तो नहीं खाएगी, है ना। तुम्हें किसी का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा तो उसको खाते थोड़ी हो, उसको फेंक दोगे आप, है ना। अब अपने पास में जो हार्बीवोर्स होते हैं वो भी प्रेडेटर्स हैं। नियरली 25% जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम फाइटोफेगस कहते हैं। इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो प्लांट सैप पे या प्लांट के पार्ट्स पे फीड करते हैं, इनको हम फाइटोफेगस कहते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, हमारे प्लांट को नुकसान कर रहे हैं, हमारे प्लांट्स क्या है यहाँ पे प्रे हो गए। थॉर्न्स जो होते हैं अकेशिया एंड कैक्टस के अंदर में, वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म, उनको प्रोटेक्ट करते हैं हर्बीवोर से, है ना। बहुत सारे प्लांट ऐसे केमिकल स्टोर करते हैं जिनको हर्बीवोर आके खाएगा तो हर्बीवोर का पेट खराब हो जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, बेचारे का रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इवन मर भी सकता है। तो कोई ऐसी चीज खाओगे जिससे पेट खराब होगा तुम्हारा, नहीं खाओगे ना, तो सेम हर्बीवोर भी उसको नहीं खाएगा। केलोट्रोपिस आपने आंकड़ा देखा होगा अबेंडन फील्ड के अंदर, वो बहुत पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है, इसलिए कभी भी गाय बकरियां भेड़े कैलोट्रोपिस को खाते हुए नजर नहीं आती हैं। इवन आप जो कॉफी वगैरह पीते हो ना, ये जो कैफीन हो गया, निकोटीन, क्विनीन, ओपियम वगैरह, ये सारे जो प्लांट्स बनाते हैं, ये प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है। प्लांट वो केमिकल बना रहा है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप को ग्रेजर एंड ब्राउजर से बचाने के लिए, और उनको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको कुछ सवाल आएगा, सवाल आया केलोट्रोपिस वाला, कैटल एंड गोट्स केलोट्रोपिस पे रॉज नहीं करते, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, या आप बता दोगे क्यों नहीं करते, कार्डियक ग्लाइकोसाइड बनाते हैं। 2023 का ही हमारे पास में सवाल था। ऊपर ही सवाल आया, प्रेडेशन डेट्रीमेंटल इंटरैक्शन होता है, 3 पॉजिटिव रोल बताओ जो प्रेडेटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम के अंदर। डेट्रीमेंटल के प्रेडेटर, प्रेडेशन अगर बहुत ज्यादा हुआ तो प्रे पॉपुलेशन एक्सटेंट हो जाएगी, प्रे पॉपुलेशन एक्सटेंट है तो प्रेडेटर भी एक्सटेंट हो जाएगा। अब 3 इसके इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो आप ये 3 रोल बता देना कि इसके 3 इंपॉर्टेंट रोल हमारे पास में क्या होते हैं। 2024 का यहाँ हमारे पास में सवाल था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है कॉम्पिटिशन, जहां पे क्या हो रहा है, दोनों का ही नुकसान होगा। इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, दो अलग अलग स्पीसीज में कॉम्पिटिशन पोर्टेंट फोर्स होता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए।
सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती है compete करती नहीं, अनरिलेटेड स्पीशीज भी आपस में compete करती है सेम रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि साउथ अमेरिकन लेक के अंदर में, साउथ अमेरिकन लेक में फ्लेमिंगोज एंड रेसिडेंट फिशेज दोनों की दोनों compete करती है सेम तरीके के जू प्लैंक्टन को खाने के लिए हमारे पास में, है ना। तो एक की प्रेजेंस से दूसरे की फीडिंग एफिशिएंसी क्या हो जाती है हमारे पास में, कम हो जाती है। तो अनरिलेटेड स्पीशीज भी compete करती है एक दूसरे से सेम रिसोर्सेज के लिए। इवन इफ रिसोर्सेज अबंडेंट होती है तो भी एक की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो पक्षी वहां पे आके खाने के लिए, तो मछलियों को कंपैरेटिवली कम खाना मिलेगा हमारे पास में, है ना। तो कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस इन व्हिच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। एक एप्पल है, अभी तक तुम अकेले थे खाने वाले, अब एक और बंदा आ गया, तुम्हें आधा एप्पल उसको खिलाना पड़ेगा, तो तुम्हारी एफिशिएंसी क्या होगी, कम हो गई। इसका एक और एग्जांपल हमारे पास में आता है एबिंगडन टॉर्टाइस है गैलापागोस आइलैंड के ऊपर में। जब यहाँ पे गोट इंट्रोड्यूस की गई, गोट्स की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी, गोट्स की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी, तो बेचारे टॉर्टाइस क्या हो गए, वहां से एक्सटेंट हो गए एक डिकेड के अंदर अंदर में ही। तो इंफीरियर कॉम्पिटिटर जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। कोई मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा आ गया आदमी, तो वो तो तुमसे एप्पल छीन के पूरा खुद ही खा लेगा, तो तुम्हारी एफिशिएंसी तो कम हो गई, है ना। अब कॉम्पिटिटिव रिलीज हमारे पास में टर्म आता है, ठीक है। जब कॉम्पिटिटर है हमारे पास में, तो स्पीशीज ए सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है। जैसे ही कॉम्पिटिटर जो है ये हट गया हमारे पास में, है ना, विद कॉम्पिटिटर स्पीशीज इतनी, जैसे कॉम्पिटिटर हटाया तो स्पीशीज ए पूरे में स्प्रेड हो गई हमारे पास में। इसी को हमने कॉम्पिटिटिव रिलीज कहा है। जब कॉम्पिटिशन हटा दिया गया है, दिस प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट स्पीशीज रेंज इज लिमिटेड नॉट ओनली बाय क्लाइमेट और ज्योग्राफी बट बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बुली। ऑब्वियसली बुली ऐसे बच्चे जो तुम्हें परेशान करते हैं, तंग करते हैं, अगर वो मैदान में बैठे हो तो तुम लोग स्पोर्ट्स खेलने जाओगे ही नहीं कि यार अभी ये फिर चिढ़ाएगा मारपीट करेगा, तो आप नहीं जाओगे। जैसे उस बुली को वहां से हटा, तो तुम भी गार्डन में खेलने के लिए चले जाओगे अपने स्कूल के। तो यही होता है हमारे पास में कॉम्पिटिटिव रिलीज। जब कॉम्पिटिशन हटा दिया तो अपने आप वो भी क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। इसका एक और एग्जांपल है हमारे पास में सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस जो होता है, वो इंटरटाइडल एरिया पे डोमिनेट करता है और कैथेमेलस को वहां से हटा देता है। ये देखो, बैलेनस इंटरटाइडल एरिया पे डोमिनेट करता है, कैथेमेलस को यहाँ से इसने हटा ही दिया। कैथेमेलस सिर्फ ऊपर के जोन में ही हमारे पास में मिलते हैं। तो ये भी होता है हमारे पास में कि सुपीरियर कॉम्पिटिटर डोमिनेट करता है, उसको जहां रहना है वो वहां रहेगा और बेचारे इंफीरियर वाले को वहां से ये हटा देता है। इसी को ही गॉसियस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहा कि जो सुपीरियर स्पीशीज होगा, है ना, सुपीरियर स्पीशीज होगा, इंफीरियर वाले को वैसे तो इवेंचुअली एलिमिनेट कर देगा। अब क्या तरीका है दोनों को एग्जिस्ट कर पाए, तो रिसोर्स पार्शनेटिंग। भाई दोनों स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, तो कंपटीशन अवॉइड कैसे करेंगे, यार तू सुबह खा लेना मैं शाम को खा लूंगा, तू सुबह के टाइम गार्डन में खेल लेना मैं शाम के टाइम गार्डन में खेल लूंगा। या फिर कोई और चीज, भाई तू एप्पल खा ले, तुझे एप्पल खानी है, मैं ऑरेंज खा लेता हूँ, फीडिंग पैटर्न ही अलग कर ले अपना। इस तरीके से को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो गॉसियस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। अब आता है पैरासिटिज्म। पैरासाइट को क्या फायदा होता है, उससे कि फ्री में लॉजिंग, रहने की जगह मिलती है, खाना भी मुफ्त में मिलता है, तो आराम से आके रहता है होस्ट के अंदर में। अब पैरासाइट्स के अंदर स्पेसिफिक किस तरीके से सर्वाइव कर पाता है होस्ट के अंदर में, कि सेक्स ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स को लॉस कर देता है, जरूरत ही नहीं है ना। इसके अंदर में अधेसिव ऑर्गन सक्कस प्रेजेंट होते हैं ताकि चिपक पाए होस्ट। छोटी बच्चियों के अंदर में जुएं हो जाती है ना सर में, तो वो देखो चिपक जाती है उनके सर से, छोटी बच्ची जो होती है उनके। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई जरूरत ही नहीं है, पचा पचाया खाना मैं तो ले लूंगा। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उनकी, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। आप इसके अंदर एग्जांपल में देख सकते हो, जो ह्यूमन लीवर फ्लूक होता है उसको 2 होस्ट की जरूरत होती है ना, इंटरमीडिएट होस्ट। एक तो स्नेल है, एक उसको फिश की जरूरत होती है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। मलेरिया के अंदर में अपने पास में जो मॉस्किटो है वो तो वेक्टर होता है, मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है, मॉस्किटो वेक्टर है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या करता है, ये होस्ट को, जिसको ब्लड की जरूरत है रिप्रोडक्शन के लिए, होस्ट से ब्लड लेता है, इंटर्न जो प्लाज्मोडियम होता है इसको ट्रांसफर कर देता है उसके अंदर में। अब पैरासाइट्स या तो सरफेस पे रह सकते हैं, एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं, या अंदर रहेंगे एंडो पैरासाइट हो सकते हैं। एक्टो पैरासाइट जुए जो मैंने कही थी बच्चों के अंदर में होती है, डॉग्स के ऊपर जो टिक्स होते हैं, बहुत सारी मराइन फिशेस जो होती हैं उनके अंदर, उनके ऊपर एक्टोपैरासाइट कोपोड्स लगे हुए होते हैं। कस्क्यूटा जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है, वो हेज जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ग्रो करता है। स्पेस पैरासाइट हो गया हमारे पास में, उसमें खुद का क्लोरोफिल है ही नहीं, है ना, उसको खुद के क्लोरोफिल की जरूरत ही नहीं है, उसको कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के अंदर में जिसकी जरूरत नहीं है उसको क्यों रखेगा अपने पास में। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर में मिलते हैं, किडनी में, लिवर में, लंग्स में, आरबीसी के अंदर में जाकर के रहेंगे सुटेबल साइट को देख करके अपने पास में, है ना।
इनकी एंडोपैरासाइट्स की लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास में। अब एक हमारे पास में आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, जहाँ पे एक पैरासिटिक बर्ड अपने एग्स को ले करती है होस्ट के एग के अंदर में, और होस्ट को ही उसको ध्यान रखने देती है बहुत होशियारी से। कुको कोयल जो होती है, कोयल के अंडे और क्रो के अंडे देखोगे तो क्या अंतर बता पा रहे हो, एकदम सेम दिख रहे हैं। तो कोयल इतनी चालाक होती है, अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देते, खुद मजे से इतनी घूमेगी इधर उधर, है ना। और उसके अंडों का ध्यान कौन रखेगा, बेचारा कौवा उनका ध्यान रखता है वहां पे। और जब बच्चे ग्रो हो जाएंगे तो उनको लेके उड़ जाएगी, है ना। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म हो गया कि मिमिक कर रहा है। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है अपने पास में कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म का मतलब क्या है, एक को फायदा हो रहा है, एक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे पास में एपिफिटिक ऑर्किड है, ऑर्किड मैंगो ट्री पे ग्रो कर रहा है, तो ऑर्किड एपीफाइट एज स्पेस पैरासाइट ग्रो करती है हमारे पास में। एलिवेटेड पोजीशन इसको मिल जाती है, सनलाइट और एयर इसको आसानी से मिल जाता है। अब मैंगो को कोई भी नुकसान नहीं है, उसको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, भाई मुझे क्या दिक्कत है, आ जा तू भी, तेरे को भी रोशनी चाहिए, सनलाइट हवा चाहिए, आ जा तू मेरे साथ में। अपने पास में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बार्नेकल्स होती हैं, है ना, मराइन मेगाफ्यूना, तो ये जो बार्नेकल्स है देखो इस वेल के ऊपर कनेक्ट हो गई है, वेल के बैक के ऊपर में। वेल को बेचारे को कोई नुकसान है नहीं, और बार्नेकल आसानी से क्या होती है, वाटर के अंदर में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर के अंदर में। तो वेल को कोई भी नुकसान नहीं है, वेल थ्राइव करती है, ना तो उसको कोई हेल्प हो रही है, ना उसे किसी तरीके का नुकसान है, बस इसको भी कंपेनियन मिल गया है साथ में चलने के लिए। असर्शन आप देखते हो, कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल जो है, अच्छा इसका एग्जांपल अब आएगा। अब ये देखो कैटल एग्रेट है, ये ग्रेजिंग कैटल है, गाय है, चल रही है, तो चलते चलते क्या होंगे, इंसेक्ट फ्लश आउट कर देगी, और ये इतनी होशियार चिड़िया है, क्या करेगी, इंसेक्ट्स को खा लेगी, तो इसका फायदा हुआ। गाय का कोई भी फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है हमारे पास में। क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन होता है, सी एनिमोन में क्या होता है, स्टिंगिंग टेंटेकल्स होते हैं हमारे पास में। तो एक क्लाउन फिश जो होती है उसको क्या होता है, एक फोर्ट्रेस किले की तरह प्रोटेक्शन मिल जाता है सी एनिमोन की वजह से। अनिमोन को कोई भी ना तो फायदा है ना नुकसान है। इसी पे आपका सवाल पूछा, कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल क्लोज एसोसिएशन में लेते हैं, कमर्शियलिज्म का एग्जांपल है, करेक्ट है असर्शन। ग्रेजिंग कैटल जब मूव करती है तो वो फ्लश आउट कर देती है इंसेक्ट्स को, जो एग्रेट के लिए बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इसका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 2023 का आपका ये सवाल था हमारे पास में। अब आता है म्यूचुअलिज्म, जहां पे दोनों का हमारे पास में फायदा होता है। जैसे कि अपने पास में है लाइकेन। लाइकेन किसका एसोसिएशन होता है, एल्गी एंड फंगाई का एसोसिएशन होता है हमारे पास में, है ना। जहां पे अपने को क्या करता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके खाना वाना बना देता है, एंड फंगाई क्या करता है, फंगाई और एब्जॉर्प्शन वगैरह के अंदर में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर देगा। माइकोरिजा किसके बीच में होता है, फंगस एंड हायर प्लांट्स की रूट के अंदर में हमारे पास में एसोसिएशन होता है, जहाँ पे फंगस क्या करेगा, क्योंकि फंगल हाइफी होते हैं, वो ज्यादा स्प्रेड करते हैं, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के अंदर में हेल्प करते हैं। एंड प्लांट क्या करता है, हाई यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट जो वो बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो उसको प्रोवाइड कर देता है। अब अपने पास में फिग एंड वास्प का एग्जांपल आता है, जो कि म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम देख लेते हैं। प्लांट को पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है पॉलिनेट करने के लिए, इन टर्न वो पोलन एंड नेक्टर रिवॉर्ड के अंदर में देता है। आपको पता है दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है इसके अंदर में। तो को एवोल्यूशन के अंदर में भी ये दोनों आ जाता है कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। फिग एंड वेस्प क्या होता है, एक फिग अपनी पर्टिकुलर वेस्प स्पीशीज से ही पॉलिनेट होता है। अब ये वेस्प क्या आएगा, वेस्प आता है फिग के पास में, एंटर करता है एंड अपनी एग ले करने के लिए स्पेसिफिक पोजीशन ढूंढता है, इसको ओवी पोजीशन कहते हैं, एग को वहां पे ले कर देता है। अब वहीं पे आप देख रहे हो एग से लावा हो रहा है, लावा की ग्रोथ हो रही है, लार्वा को खाना भी मिल रहा है ना, सीड वगैरह मिल जा रहे हैं इसको खाने के लिए। इन टर्न अब ये जो अपने वास्प यहाँ से निकल रहे हैं, ये क्या होंगे, इनके ऊपर पोलन ग्रेन से ये कवर्ड हो गए। अब ये दूसरे वाले प्लांट के ऊपर में जाएंगे तो वहां पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर देंगे, तो दोनों का ही फायदा हो गया है यहाँ पे, है ना। उसको एग लेइंग का पोजीशन मिल गया है, जहाँ पे उसके लार्वा क्या है, सेफ है हमारे पास में। लार्वा को क्या हो रहा है, फूड भी मिल रहा है डेवलपिंग लार्वा को, एंड प्लांट को फायदा है कि पॉलिनेशन हो गया है, तो दोनों का ही फायदा है यहाँ पे। अब अपने पास में ऑर्किडोफायरस आता है, इसमें भी बहुत अपने सवाल आते हैं। सेक्सुअल डिसीट, धोखा देता है, उसकी जो स्पेसिफिक बी होती है, उसकी जो एक पेटल होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, फीमेल बी की जैसी दिखती है, उसकी मार्किंग्स भी वैसी है, साइज भी वैसा होता है, कलर भी वैसा होता है। तो जो मेल भी होती है उसको लगता है कि फीमेल भी है, और वो उससे अट्रैक्ट होता है, वो उसके पास में आता है। जब वो उसके ऊपर बैठेगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी जो होगी पोलन से कवर हो जाएगी। अब वो जब दूसरे प्लांट के पास में जाएगा, उसको भी फीमेल अज्यूम करते हुए, है ना, और पॉलिनेशन
कॉपुलेशन की ट्राई करेगा तो उस टाइम पे ये पोलन ग्रेन दूसरे के ऊपर में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको हम स्यूडो कॉपुलेट्स कहते हैं। व्हेन द सेम बी स्यूडो कॉपुलेट फॉल्स कॉपुलेशन विद अनदर फ्लावर, तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे पास में। ये भी को एवोल्यूशन का एग्जांपल है कि अगर इस प्लांट के अंदर में कुछ भी चेंज हो गया, बी के कलर, फीमेल बी के कलर पैटर्न में भी कुछ चेंज हो गया, अगर फीमेल बी के कलर पैटर्न में चेंज हुआ हमारे पास में एंड प्लांट उतना इवॉल्व नहीं हो पाया, तो प्लांट को तो अभी मेल भी इसके पास में आएगा ही नहीं, पॉलिनेट ही नहीं करेगा, इसका पॉलिनेशन रिड्यूस हो जाएगा। अनटिल अनलेस अगर ऑर्किड फ्लावर भी इसके साथ में को इवॉल्व करेगा एंड रिजेंबल करेगा जो नई फीमेल भी है उसकी पेटल की जैसा, तो ये को इवोल्यूशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। अब सवाल क्या है, हाउ इज इंटरेक्शन बिटवीन ओफायरस एंड इट्स स्पेसिफिक बी, बेस्ट एग्जांपल है को इवोल्यूशन का, क्योंकि वो एग्जैक्टली रिमेल करता है फीमेल हनी बी को, फीमेल बी को, इसकी जो बी है इसको रिप्रेजेंट करता है ताकि उसको आगे स्यूडो कॉपुलेट कर पाए। कुछ भी चेंज हुआ तो उसको उसके साथ में इवॉल्व होना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। 2025 का 24 में पूछा को एवोल्यूशन क्या है, एग्जांपल के साथ में बताओ, तो ये आपको ऑर्किडोफायरस वाला एग्जांपल बताना है। एक्सप्लेन हाउ इट इज इंश्योर्ड दैट ऑर्किडोफायरस इज पॉलिनेटेड बाय स्पेसिफिक बी, क्योंकि उसकी एक पेटल फीमेल बी को रिजेंबल करती है हमारे पास में। ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में पूछा कोयल एंड उसका वाला एग्जांपल बता दो कि को एवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट, को एवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट में आप ये वाला बता सकते हो फिगन वास्प वाला, है ना, कि वो उसको रिवॉर्ड ऑफर करता है, पोलन नेक्टर वगैरह ये सब। नेक्स्ट हमारे पास है फिगन वेस्प वाला पूछा, वापस पूछा आपसे 2025 के अंदर में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है हमारे पास में। तो ये सारे आपके इसके अंदर में सवाल होते हैं। आई थिंक मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, मैंने कोई भी सवाल यहाँ पे छोड़ा नहीं है। कैटल वाले देख लिए। लॉजिस्टिक ग्रोथ कब आपका इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इंटरक्शन में आपका ऑर्किडोफायरस और ये सब इंपॉर्टेंट है। रट्टा लगाने की तो इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये वाला तो, है ना, बहुत स्कोरिंग है। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना कि नेटेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन एंड ये जो पिरामिड्स है, पॉपुलेशन पिरामिड पे आपका सवाल आता है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना, पॉपुलेशन पिरामिड्स क्या होते हैं। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ भी शेयर करो।